प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट 2021 एंड 22 सेशन की। क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट का है, इसे हम सोल्व करेंगे। अभी क्लास 12 है और सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। टाइमिंग है 90 मिनट्स और इधर जनरल इंस्ट्रक्शन है, सेक्शन ए बी और सी है। सेक्शन ए में आपको 24 में से 20 क्वेश्चन सोल्व करना है, सेक्शन बी में भी 24 में से 20 और सेक्शन सी में 12 में से कोई 10 क्वेश्चन। इस तरह आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब तैनात की गई? व्हेन वेयर न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉयड इन क्यूबा? तो सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन बी। 1962 में क्यूबा में परमाणु मिसाइलें सोवियत यूनियन के द्वारा तैनात की गई थी। पेपर में क्वेश्चन आता है, बार बार आता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर और यूएसए के नेता कौन थे? तो बच्चों इस दौरान सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के राष्ट्रपति का नाम था निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। और क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम था जॉन एफ कैनेडी और इसी दौरान क्यूबा के नेता का नाम था फिदेल कास्त्रो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1914 से 1918 के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? विच वार टुक प्लेस बिटवीन 1914 टू 1918? सही जवाब होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का गुप्त नाम क्या था? व्हाट वाज द सीक्रेट नेम ऑफ द बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा? सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, लिटिल बॉय। आप इसके बारे में कुछ और जान लें। 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। यहाँ लिख लें हिरोशिमा और यहाँ लिख लें नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को, और ईयर है 1945 को अमेरिका ने बम गिराए थे, ठीक है। तो जो बम हिरोशिमा पे गिराया गया उसका नाम लिटिल बॉय, क्या था उसका नाम बच्चों? गुप्त नेम लिटिल बॉय। और जो बम नागासाकी पर गिराया गया उसका नाम फैट मैन, यानी कि 6 और 9 2 तारीख हैं, तो जो छोटा है तारीख उसका बम लिटिल, और जो तारीख बड़ा है यानी कि 9 है उसका बम का नाम फैट मैन। और यहाँ N फॉर नागासाकी है और N फॉर 9 है, इसलिए आपको आप ऐसे भी माइंड में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है शीत युद्ध किन 2 महाशक्तियों के बीच था? कोल्ड वॉर वाज बिटवीन विच 2 सुपर पावर्स? तो ये थे अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में 2 महाशक्ति बने, अमेरिका और सोवियत संघ। इन्हीं दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नाम था कोल्ड वॉर। यह विचारधारा की लड़ाई थी, शक्ति के लिए संघर्ष था, कोई खून खराबा नहीं हुआ था, ठीक है बच्चों। और शीत युद्ध कब से कब चला है बच्चों? शीत युद्ध चला है 1945 से लेकर 1991 तक, ठीक है। 91 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 गणराज्यों से मिलकर बनाए गए देश का नाम बताइए। तो बच्चों यह है सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, यूएसएसआर, ठीक है। नेम द कंट्री फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 15 रिपब्लिक्स? तो यह है सोवियत यूनियन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। इसी रूसी क्रांति के फलस्वरूप यूएसएसआर अस्तित्व में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला नेता थे? पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन में जिस नेता ने केंद्रीय भूमिका निभाया, अहम रोल निभाया, वो कौन था? द लीडर हु प्ले अ सेंट्रल रोल इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन वाज? तो सही जवाब है इसका बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद वह सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस। तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉरी 8 देखिए, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की?
व्हेन डिड रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन? सही जवाब है ऑप्शन डी, जून 1990। जून 1990 को रूस ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रॉम वेयर डिड द अरब स्प्रिंग स्टार्ट? तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी, ट्यूनिसिया से। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हैं? हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? सही जवाब है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब वे वर्तमान महासचिव हैं यूएन के। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अटलांटिक चार्टर, हालांकि 1941 है, कई जगह हमने पढ़ा है। तो अटलांटिक चार्टर पर डैश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए और ब्रिटिश, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच इस पर सिग्नेचर हुए थे। द अटलांटिक चार्टर 1941 वाज साइन बिटवीन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए एंड ब्रिटिश। ओके, तो 1941 सही होगा, क्योंकि इंग्लिश में 1941 ही सही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सुधार दिया था इसको देखकर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत कब संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ? क्वेश्चन है कि इंडिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल कब हुआ? व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द यूएन? तो इंडिया अक्टूबर 1945 में यूएन को ज्वाइन किया। एग्जैक्ट देखिए, 30 अक्टूबर को इंडिया यूएन को ज्वाइन किया था, 30 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज यूनिसेफ एस्टेब्लिश्ड? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1946। बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है यूनिसेफ का विस्तार लिखें, तो आप देखें यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, और आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रेन, और ई फॉर इमरजेंसी, और एफ से फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड बोलते हैं इसे, लेकिन कई जगह बुक्स में भी और इंटरनेट पर भी यूनिसेफ का मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड भी लिखा मिलता है। इसकी स्थापना हुई है ऑप्शन बी, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देखें। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से नेता थे जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है? हु वाज द लीडर इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो सही आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कौन थे, पूछा गया है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर BR अम्बेडकर इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार पटेल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत एवं पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया था? विच प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू ज्वाइन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया था? बच्चों, ये पूछा है व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? पूछा है SRA के बारे में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो यह 1956 में भारतीय संसद से पास हुआ है। अगर पूछता SRC कब आया, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो यह 1953 में आया था, और इसी के अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर 1956 में यह संसद से पास हो गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग बनाया गया है? विच कमीशन हैज़ नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन? सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग अब योजना आयोग के बदले में काम कर रहा है। नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015, ठीक है, तब से यह काम कर रहा है। बच्चों, नीति का मतलब पेपर में आता है कि इसका फुल फॉर्म लिखें। N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और I फॉर इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति।
इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं उन्हें डैश कहा गया। दोज हु फेवर पुअर एंड बैकवर्ड सोशल ग्रुप वे आर कॉल्ड लेफ्टिस्ट। ऑप्शन बी यानी कि वामपंथी उन्हें कहते हैं जो समाज के गरीब और पिछड़े समूह की तरफदारी करते हैं और ऐसी नीतियों का समर्थन करते हैं जो गरीबों, मजदूरों, किसानों और पिछड़े सामाजिक समूह के हित की बात करते हों, तो उन्हें वामपंथी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्यों में से निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक असत्य है, उसकी पहचान करनी है और वे पंडित नेहरू के विदेश नीति से जुड़ा हुआ होगा। 3 सत्य होगा और 1 असत्य होगा, तो उस असत्य की पहचान करनी है। हम यहाँ असत्य पे पहले निशान लगा लेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है तीव्र आर्थिक विकास करना, यह तो सत्य कथन है, यह उत्तर नहीं बनेगा। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, यह भी सत्य कथन है, यह उत्तर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी है साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना, यह असत्य है, यानी कि यही उत्तर हमारा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पंडित नेहरू की विदेश नीति का जो उद्देश्य था वह साम्राज्यवाद का विरोध करना था, ठीक है, बढ़ावा देना नहीं था। और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यह भी सत्य है, हमारा उत्तर नहीं होगा। उत्तर ऑलरेडी मिल चुका है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी। तो बच्चों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी बांडुंग सम्मेलन 1955 में। ओके, यह बांडुंग इंडोनेशिया का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, धार्मिक नेता दलाई लामा का संबंध निम्न में से किस देश से है। तो दलाई लामा का संबंध है तिब्बत से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट इन इंडिया। तो बच्चों 1974 18 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु टेस्ट किया गया था, जिसे पोखरण फर्स्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों से, पोखरण प्रथम या फर्स्ट। इसका भी एक कोड नेम था, गुप्त नाम था, उसका नाम था ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा, ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा। और इस दौरान देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेक्शन बी में आ गए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कोरिया संकट काल पहचानिए, आइडेंटिफाई कोरिया क्राइसिस पीरियड। तब सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1950 से 1953 कोरिया संकट का समय है। कोरिया संकट एक्चुअली जो आज उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, इन्हीं दोनों कोरिया को लेकर एक संकट था। कोरिया का विभाजन हो गया था और उत्तर कोरिया सोवियत खेमे के साथ और दक्षिण कोरिया पूंजीवादी खेमे यानी कि अमेरिकी गुट के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, निम्न में से कौन सा काल साम्यवादी चीन का सोवियत संघ से अनबन का समय था। तो बच्चों यह जो टाइम पीरियड है यह 1960 का दशक है। 1969 में दोनों देशों के बीच यानी कि सोवियत यूनियन और चीन के बीच एक छोटे से क्षेत्र को लेकर छोटा सा एक युद्ध भी हुआ था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वाज द टाइम ऑफ कम्युनिस्ट चाइना विद सोवियत यूनियन। थोड़ा यहाँ बच्चों मिस्टेक है, प्रिंटिंग में कन्फ्लिक्ट होगा या वॉर भी हो सकता है। तो 1969 का समय है जब सोवियत यूनियन और चाइना के बीच एक छोटे से क्षेत्र को लेकर छोटा सा युद्ध हुआ था। तो 1960 का दशक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, इधर देख लें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जर्मनी की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी। तो जर्मनी की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। इन विच ईयर वाज द जर्मन वॉल इरेक्टेड। तो 1961 में जर्मनी की दीवार, जिसको बर्लिन की दीवार भी कहते हैं, खड़ी की गई थी। जर्मनी शहर की राजधानी बर्लिन
और बर्लिन शहर के पश्चिमी हिस्से पर अमेरिकी सैनिक थे, जिसे सोवियत संघ ने वापस जाने के लिए कहा। जब वे नहीं गए तो सोवियत यूनियन ने जर्मनी शहर की राजधानी बर्लिन में बीचों बीच दीवार खड़ी कर दिया। तो 1961 में दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार 1989 तक अस्तित्व में रहा था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? तो व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो यह हुआ है 1961 में बेलग्रेड में। ऑप्शन सी हो जाएगा, यूगोस्लाविया का शहर बेलग्रेड। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक डैश थे? द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वाज डैश। बच्चों, बोल्शेविक एक रशियन शब्द है जिसका मतलब होता है बहुसंख्यक। ठीक है, बहुसंख्यक। और इसके संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। या पूछा जाए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो रूसी क्रांति जो 1917 में हुई है, जिसके फलस्वरूप सोवियत यूनियन अस्तित्व में आया है, उसी को बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, और रूसी क्रांति 1917 भी बोलते हैं। तो व्लादिमीर लेनिन इस पार्टी के संस्थापक थे और व्लादिमीर लेनिन इस क्रांति के द्वारा सोवियत यूनियन की स्थापना भी किए थे और सोवियत यूनियन के प्रथम राष्ट्रपति भी व्लादिमीर लेनिन थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 21वीं सदी ने डैश देशों में लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकासों का उदय देखा? तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में जो अरब क्रांति हुई, अरब स्प्रिंग हुआ, उसकी बात कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई थी? When did the अरब स्प्रिंग स्टार्ट? तो बच्चों, अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन डी, 2010 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई? द टर्म कंप्यूटर वार वॉज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रथम खाड़ी युद्ध, फर्स्ट गल्फ वार को कंप्यूटर वार भी कहा गया है, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका ने काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में स्मार्ट बम्स के प्रयोग किए थे, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध कहा गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा गया, वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका व्यापक कवरेज हुआ था, प्रसारण हुआ था। बच्चों, इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वॉर कहा जाता है और इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही जवाब होगा राइट आंसर जिनेवा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, यहाँ से एजर्सन एंड रीजन यानी कि अभिकथन और कारण वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि ये दो सेंटेंस हैं, पहले वाले को बोलते हैं एजर्सन और दूसरे को रीजन, यानी कि पहला अभिकथन है या कथन भी कह सकते हैं और कारण है। क्वेश्चन में लिखा है अभिकथन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यानी कि यूनिसेफ की बात कर रहा है। तो यूनिसेफ की स्थापना यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना 1946 में की गई। यह सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, करेक्ट है। और इसका कारण है, रीजन बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष का काम दूसरे विश्व युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए धन एकत्रित करना था। यह भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी सही किया है, इसको डिस्क्राइब भी सही ढंग से किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, यदि व्याख्या सही नहीं होता और दोनों सेंटेंस सही होते तो ऑप्शन बी हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। बच्चों यहाँ यूनेस्को की बात हो रही है, UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। बिल्कुल करेक्ट है, यह इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है। कारण देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का उद्देश्य सामाजिक सेवा करना है। बच्चों इसका उद्देश्य सामाजिक सेवा करना नहीं है, यह समाज सेवा नहीं करता है, क्योंकि यह शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यानी कि कारण गलत है और अभिकथन सही है। तो अभिकथन सही है और कारण गलत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 देखें। भारत की केंद्र सरकार ने डैश में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने डैश में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। यहाँ आयोग पूछा गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन डैश। तो सही आंसर हो जाएगा 1953 इज राइट आंसर। SRC 1953 में आया है। जब यह संसद से पास हो गया उस समय 1956 था और उसे SRA बोलेंगे। जब संसद से पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो इसको SRA, और ये 1956 और SRC 1953। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किया था कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। यह तो हो गया बच्चों कथन, यानी कि अभिकथन, एजर्सन। और इसका जो कारण है 15 अगस्त 1947 के बाद देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। तो यह भी करेक्ट है और सही व्याख्या भी कर दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के सिद्धांत को मान लिया गया था। बिल्कुल सही, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये सही इन्फॉर्मेशन है। और अब बात करते हैं इसके रीजन की, कारण की बात करते हैं। आज़ादी के तत्काल बाद, हालांकि के होगा, आप उसको के कर दें, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आज़ादी के तत्काल बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। बच्चों आप भी जानते हैं कि आज़ादी के तत्काल बाद तो नहीं किया गया है ना, क्योंकि तत्काल बाद किया जाता तो पुटी श्री रामुलु को अनशन क्यों करना पड़ता, समय लगा इसमें, है ना। तो आज़ादी के 6 वर्षों के बाद तो SRC का गठन ही हुआ है। तो कारण गलत है और अभिकथन सही है। तो अभिकथन सही है और कारण गलत है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। सही बात है, नहीं भाग लिया था उन्होंने। कारण बताया गया है सांप्रदायिक हिंसा से गांधी जी के मन पर गहरी चोट लगी थी। बिल्कुल सही, दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। कारण बताया गया है भारत में 555 देसी रजवाड़े थे। तो यह भी सही इन्फॉर्मेशन है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो बच्चों धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली तो थे, USSR नहीं था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सिस पावर, तो USSR, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन है सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्दों का प्रयोग किया। बच्चों ये थे
मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति साबित हुए और उन्होंने ही अपने रिफॉर्म पॉलिसी में सुधार की नीतियों में पेरिस्त्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द का प्रयोग किया। बच्चों, ग्लासनोस्ट शब्द का मतलब होता है ओपननेस, खुलापन, ठीक है। यानी कि सरकार के सभी विभागों में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ाने की बात उन्होंने की। पेरिस्त्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चर, यानी कि पुनर्संरचना। इसका मतलब हुआ मिखाइल गोर्बाचेव ने सरकार के सभी विभागों का, सरकार के सभी अंगों को भंग कर दिया, उन्हें रीस्ट्रक्चर किया, पुनर्गठित किया था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विभाजन का एक उत्तम उदाहरण निम्न में से किसे माना जाता है? तो यह है बर्लिन की दीवार। बर्लिन एक शहर, जर्मनी की राजधानी। तो पश्चिम बर्लिन पूंजीवाद और पूर्वी बर्लिन समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सही है। कारण बताया गया है, अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि की, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। सही इन्फॉर्मेशन। कारण बताया गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन का मूल कारण भारत पाक युद्ध का मुद्दा था। यह गलत है, यह इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। यदि भारत पाक के जगह भारत चीन होता तो सही माना जाता, चूँकि भारत पाक है तो यह गलत है। यानी कि अभिकथन सही है और कारण गलत है, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46 देखें। 46 क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? बाय होम वाज द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ऑप्शन डी इज राइट, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 47 देखें। आज़ादी के बाद कुछ नेता अमेरिका के साथ विदेशी संबंध रखने के पक्षधर थे। इन नेताओं में प्रमुख थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि भारत अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाकर रहे। क्वेश्चन नंबर 48। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन यात्रा पर जाने वाले विदेश मंत्री का नाम पहचानिए। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर चाइना आफ्टर द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री के रूप में थे, तो उन्होंने चीन की यात्रा की। अब बच्चों बात करते हैं सेक्शन सी में। 12 क्वेश्चन है और 10 सोल्व करने हैं आपको, लेकिन चूंकि हम सोल्व कर रहे हैं तो सभी टोटल क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 है, यह कार्टून बेस पर है, ठीक है बच्चों। इस कार्टून को आप ध्यान से देखें। ये जो व्यक्ति खड़े हैं धोती पहने हुए, ये सरदार पटेल हैं, और ये पगड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ है यह देसी रियासत का एक शासक है, और यह गरीब जनता के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि गरीबों का शोषण करने वाला एक राजा है। यह कार्टून क्या दर्शाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि यह कार्टून क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन ए में है सरदार पटेल की विनम्रता, ऑप्शन बी है रियासतों में लोगों और शासकों के बीच संबंध, और सी में है सरदार पटेल द्वारा एकीकरण के मुद्दों को हल करने के लिए दृष्टिकोण। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों इसका सही व्याख्या कर रहा है। रियासत में लोगों और शासकों के बीच संबंध को दिखाया गया है जब यह शासक किसी गरीब व्यक्ति के पीठ पे बैठा हुआ दिखाया गया है, यानी कि गरीब जनता पर अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, और सरदार पटेल किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से इन्हें भारत में शामिल करते हैं।
ठीक है। तो इसमें सरदार पटेल की दूरदर्शिता देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। बच्चों उससे पहले कुछ क्वेश्चन है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। तो क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान बंटवारे में सबसे अधिक प्रभावित 2 प्रांत कौन से थे? तो ये हो जाएंगे पंजाब और बंगाल। अगला क्वेश्चन भी कार्टून बेस पे है, इसको ध्यान से आप देख लें। इस कार्टून में अमेरिकी राष्ट्रपति को दिखाया गया है। पहचान है, एक छरहरा व्यक्ति है, बिल्कुल फिट और कोट पैंट टाई में है, जो कि यूनिवर्सल एक अच्छा ड्रेस माना जाता है। और इसके एक हाथ में यानी कि राइट हैंड में यूएनओ को दिखाया गया है और लेफ्ट हैंड में वॉर को दिखाया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कार्टून में दिखाई दे रहे व्यक्ति के दाएं हाथ में किस संस्था का प्रतीक चिन्ह है? तो बच्चों यह यूएनओ का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। यानी कि अमेरिका के एक हाथ में, दाहिने हाथ में शांति है और बायां हाथ में युद्ध है। मतलब कि अमेरिका अपने विदेश नीति में या दूसरे देशों के साथ जो संबंध स्थापित करता है वह दोनों तरीक़ों से दुनिया के देशों को प्रभावित करता है। अगर कोई देश शांतिपूर्वक उसकी नीतियों का सम्मान नहीं करता तो उसे युद्ध का भय भी वह दिखाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है और क्वेश्चन पूछा गया है आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? हाउ मेनी मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट वेयर देयर बिफोर इंडिया इट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो बच्चों भारत के सामने 2 मॉडल थे, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं और यह क्वेश्चन भी अध्ययन, चित्र का अध्ययन करना है। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। उपरोक्त चित्र में दाईं ओर दिखाई दे रहे भारतीय नेता को पहचानिए। बच्चों ये जो 5 नेता हैं गुटनिरपेक्ष के संस्थापक नेता हैं और दाईं ओर दिखाई दे रहे भारतीय नेता को ये हैं पंडित नेहरू। यानी हम जब देख रहे हैं तो ये हमारे बाईं ओर हैं, लेकिन जब वो लोग खड़े हैं तो उनमें ये दाहिने साइड हैं, ये पंडित नेहरू हैं। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 52 आने से पहले भी दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए क्वेश्चन है। चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह किस वर्ष हुआ? बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया था तो उसके जवाब में तिब्बत में कब विद्रोह हुआ चीन के खिलाफ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी 1958, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 आएगा। उससे पहले ये कुछ लाइनें हैं, पैसेज है, इसको पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांशों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। अब क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा विश्व युद्ध किन राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था? दूसरा विश्व युद्ध किन राष्ट्रों के मध्य? तो मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे? तो इसमें थे यूएसए, यूएसएसआर, यूके एंड फ्रांस, यानी कि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का क्या परिणाम रहा? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का परिणाम रहा कि विश्व 2 ध्रुवीय हो गया, 2 महाशक्ति सामने आए, 2 सुपर पावर, 2 मजबूत पावरफुल कंट्री, यानी कि सोवियत यूनियन और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व 2 ध्रुवीय हो गया और यही 2 ध्रुवीय विश्व शीत युद्ध में चला गया।
और दुनिया के देश इन दोनों महाशक्तियों के साथ होने लगे, यानी कि दो भाग में दुनिया बंटने लगी और बंटवारे की शुरुआत यूरोप से होती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, दूसरे विश्व युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ? तो 1945 इज राइट आंसर। इन विच ईयर डिड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन? 1945। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, निम्न में से किस देश ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए? तो हमने कितने बार बात कर लिया इस पेपर में, अमेरिका ने गिराए, ठीक है। यूएसए ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए, लिटिल बॉय और फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैसेज बेस पे है, इसको भी पढ़ लेते हैं बच्चों। पैसेज है, संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से 1965 की लड़ाई का अंत हुआ। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज़्यादा बोझ पड़ा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संस्था के हस्तक्षेप से 1965 में भारत पाक युद्ध का अंत हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से 1965 में भारत पाक युद्ध समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 1965 भारत पाक युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डिड द 1965 इंडो पाक वॉर स्टार्ट? यानी कि 1965 का युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर सीमा, बी है गुजरात सीमा, सी है पंजाब सीमा और डी है राजस्थान सीमा। सही जवाब हो जाएगा गुजरात सीमा। गुजरात के कच्छ के रणवे से इसकी शुरुआत मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 की लड़ाई के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ टिक लगा लें, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 59, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो व्हेन वाज द ताशकंद एग्रीमेंट साइंड? यह हुआ है 1966 में हुआ है। ताशकंद समझौता 9 to 10 जनवरी 1966। और इसी समझौते के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था हृदय गति रुकने से, अकॉर्डिंग टू NCERT। और क्वेश्चन नंबर 60 है, 1965 की लड़ाई से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो बच्चों भारत का आर्थिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। पाकिस्तान को हमने सैनिक रूप से हानि पहुंचाया तो हमें थोड़ी आर्थिक क्षति हुई, क्योंकि 1965 का जो डिकेड है, दशक है, यह भारत के लिए एक खतरनाक दशक भी माना जाता है, क्योंकि इस समय भारत ने 3 युद्ध लड़े। 1962 चाइना के साथ, 1965 पाकिस्तान के साथ, और ये डिकेड बीतते ही यानी कि 10 साल के अंदर ही 1971 जैसे ही आया तो फिर पाकिस्तान के साथ। तो इस समय मानसून भी कम था, बारिश कम हुई थी, खाद्य पदार्थों की कमी भी हो गई थी और देश के महत्वपूर्ण नेताओं की मृत्यु भी हुई थी। तो यह समय देश के लिए थोड़ा खतरनाक था, खतरनाक दशक भी कहा गया है इसे। बच्चों आज के इस वीडियो क्लास में 60 क्वेश्चन पूरे हो गए जो इवनिंग शिफ्ट के हैं। आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और अपने फ्रेंडशिप में शेयर कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद आपका।